हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा। देखो, अपन पढ़ रहे थे बेटा रासायनिक बल गति की, ठीक है ना। तो अपन ने प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे कल। अब अपन उसके पश्चात नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखो, अब आता है अपने रासायनिक अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत या रासायनिक अभिक्रिया का टक्कर का सिद्धांत। रासायनिक अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत। संघट्ट बोलते हैं बेटा टक्कर को, कोलिशंस। रासायनिक अभिक्रिया का संघट्ट या टक्कर सिद्धांत है ना। कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कोलिजन्स theory of chemical reactions। ओके। देखो बेटा, ये वेरी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। इस सिद्धांत के आधार पर अपन देखो, एक तो अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव एवं अभिक्रिया के वेग पर सक्रियण ऊर्जा के प्रभाव का अध्ययन करेंगे, जिनमें से बार बार बोर्ड में क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। ओके। देखो, ये सिद्धांत दो मुख्य घटनाओं पर आधारित है। एक तो है बेटा एनर्जी बैरियर, जिसको अपन ऊर्जा अवरोध कहते हैं, और दूसरा है अभिविन्यास, ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, अभिकारक अणुओं का विन्यास। ओके। तो देखो, अपन थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं इस सिद्धांत के ऊपर। यह सिद्धांत बेटा मैक्स ट्रोंजी तथा विलियम लीविस नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? ट्रोंजी, मैक्स ट्रोंजी तथा विलियम लेविस। मैक्स ट्रोंजी, TRAUNZ, मैक्स ट्रोंजी एंड विलियम लीविस। ओके। ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था बेटा? मैक्स ट्रोंजी एंड विलियम लीविस नामक वैज्ञानिक द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था। ओके। देखो बेटा, यह सिद्धांत इस परिघटना पर आधारित है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अणु, परमाणु अथवा आयनों के मध्य जब प्रभावी टक्कर होती है, तो प्रभावी टक्कर के फलस्वरूप ही क्रियाकारक अणु उत्पाद में परिवर्तित हो पाते हैं। अर्थात बेटा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए क्रियाकारक अणुओं के मध्य प्रभावी टक्कर होना आवश्यक है। इस सिद्धांत का मुख्य आधार है। ओके, प्रभावी टक्कर। अब देखो, तुम्हें पता है कि क्रियाकारक अणु जो रिएक्टिंग स्पीशीज है बेटा, क्रियाकारक अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं या आयन हो सकते हैं, ठीक है। उनके बीच में प्रभावी टक्कर कब होगी? जब अणु, परमाणु अथवा आयन एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने सीधी टक्कर करेंगे, ठीक है। तो जब सीधी टक्कर होगी क्रियाकारी स्पीशीज अणु, परमाणु अथवा आयन के मध्य, तब ही क्रियाकारक अणु उत्पाद में परिवर्तित हो पाएंगे। ओके। अब देखो, यदि किसी रासायनिक मिक्सचर को ले लिया अपन, किसी पात्र में रासायनिक अभिक्रिया करवा रहा है, तो देखो किसी रासायनिक मिश्रण में इकाई आयतन में होने वाली प्रभावी टक्करों की संख्या को ही अपन कोलिशन फ्रीक्वेंसी जेड कहते हैं बेटा। प्रभावी टक्करों का अंश किसे कहते हैं अपन? इकाई आयतन में होने वाली प्रभावी टक्करों की संख्या को ही अपन जेड कहते हैं। जेड होता है कोलिशन फ्रीक्वेंसी या
प्रभावी टक्करों का अंश। ओके, तो देखो ये थ्योरी है, थ्योरी के लिए तो मैं तुम्हें नोट्स भेज दूंगा। अब जहां से ये सिद्धांत चालू होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं बेटा। तो एक तो ये था कि ये मैक्स ट्रोंज नामक वैज्ञानिक एवं विलियम लीविस द्वारा दिया गया था। इस सिद्धांत का मुख्य आधार क्या है? वे क्रियाकारक अणु ही उत्पाद में परिवर्तित हो पाते हैं जिनके अणुओं के मध्य प्रभावी टक्कर पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है बेटा वो है अपना, ये सिद्धांत देखो जो गैसों का प्रसिद्ध सिद्धांत है, केमिकल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज या मॉलिक्यूलर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज है। गैसों का जो प्रसिद्ध आणविक सिद्धांत है, उस आणविक सिद्धांत के आधार पर यह मैक्स ट्रोंज एवं विलियम लीविस द्वारा सिद्धांत दिया गया। ओके बेटा, इस सिद्धांत के अनुसार जो अभिक्रिया में क्रियाकारी स्पीसीज अणु, परमाणु अथवा आयन है, उनको ठोस गोलों के रूप में माना जाता है इस सिद्धांत के आधार पर। ओके, जब इन क्रियाकारी ठोस गोलों के मध्य मतलब अणुओं के मध्य जब प्रभावी टक्कर होती है तो क्रियाकारक अणु उत्पाद में परिवर्तित हो पाते हैं। ओके, नेक्स्ट है देखो अभिक्रिया मिश्रण के इकाई आयतन में बेटा प्रति सेकंड संपन्न होने वाली टक्करों की संख्या को अपन संगत आवर्ती जेड कहते हैं। ये जेड क्या होती है? कोई भी अभिक्रिया मिश्रण ले लेते हैं अपन, तो अभिक्रिया मिश्रण में इकाई आयतन में क्रियाकारी अणु, परमाणु अथवा आयनों के मध्य होने वाली प्रभावी टक्करों की संख्या को ही अपन जेड कहते हैं। जेड क्या है यहाँ पर? कोलिशन फ्रीक्वेंसी, कोलिशन फ्रीक्वेंसी। ओके, जिसको क्या कहते हैं अपन? टक्कर आवर्ती, कोलिशन फ्रीक्वेंसी मतलब टक्कर आवर्ती जेड कहते हैं। ओके, अब देखो तुम्हें पता है कि सबसे ज्यादा जो स्वतंत्र होते हैं क्रियाकारी अणु वो कौन सी अवस्था में होते हैं बेटा? गैसीय अवस्था में, क्योंकि गैसों के अणुओं के मध्य आकर्षण बल बहुत कमजोर प्रकृति के होते हैं। अतः गैस के अणु इधर उधर विचरण करने के लिए अधिक मात्रा में स्वतंत्र होते हैं द्रव एवं ठोस अवस्था की तुलना में। ओके, तो देखो जो गैसीय रासायनिक अभिक्रियाएं, उन गैसीय रासायनिक अभिक्रियाओं में जब प्रभावी टक्कर होती है अणुओं के मध्य, तो बेटा ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं तीव्र गति से संपन्न हो जाती है। अर्थात गैसों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं ठोस एवं द्रव की तुलना में अधिक फास्ट होती है, क्योंकि गैसों के अणु परस्पर टक्कर करने के लिए अधिक मात्रा में स्वतंत्र होते हैं। ओके, अब देखो बेटा जो टक्कर वास्तव में अभिकारक उत्पादों में परिवर्तित करने में सक्षम होती है उन्हीं को अपन प्रभावी टक्कर कहते हैं। ओके, ऐसी टक्कर जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित करने में सक्षम होती है उनको अपन प्रभावी टक्कर इफेक्टिव कोलिशंस कहते हैं। और जो टक्करें क्रियाकारी अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित करने में सक्षम नहीं हो पाती बेटा, तो उनको अपन अप्रभावी टक्कर कहते हैं। ओके, तो देखो इस सिद्धांत के दो मुख्य बिंदु हैं, उन दो मुख्य बिंदुओं को समझा देता हूं मैं। देखो पहला आता है ऊर्जा अवरोधक, ऊर्जा अवरोधक, इसको कहते हैं बेटा अपन एनर्जी बैरियर, एनर्जी बैरियर। ओके, देखो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक अणु उत्पाद में परिवर्तित होते हैं बेटा, तो क्रियाकारक अणुओं तथा उत्पाद अणुओं के मध्य एक ऊर्जा अवरोध पाया जाता है। उस ऊर्जा अवरोध को अपन कहते हैं देहली ऊर्जा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, तो देखो क्रियाकारक अणु उत्पाद में परिवर्तित होने से पहले इस ऊर्जा अवरोध को पार करना आवश्यक होता है। जैसे अपन मान लो सवाई माधोपुर, यहाँ गंगापुर सिटी से सवाई माधोपुर जा रहे हैं। ठीक है, अब सवाई माधोपुर एवं गंगापुर सिटी के बीच में कोई मान लो ऊंचा पर्वत है। ठीक है, अब अपन गंगापुर सिटी से सवाई माधोपुर जाएंगे बेटा, तो उस पर्वत को लांघकर जाएंगे, है ना, उस पर्वत को चढ़कर जाएंगे अपन। तो दोनों के बीच में, दोनों शहरों के बीच में जो ऊर्जा अवरोध है वो क्या है?
पर्वत है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अपन जब बेटा क्रियाकारक अणु से अपन उत्पाद की तरफ जाते हैं तो कुछ एनर्जी बैरियर होता है बीच में, उस ऊर्जा अवरोध को पार किए बिना अपन उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये ऊर्जा अवरोध क्या होता है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है जिसको अपन देहली ऊर्जा कहते हैं। ओके, तो देखो केवल वही टकराने वाले क्रियाकारक अणु उत्पाद में रूपांतरित हो पाते हैं जिनमें दहलीज ऊर्जा या इससे अधिक ऊर्जा होती है। देखो बेटा ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कभी बोर्ड में कि दहलीज ऊर्जा क्या होती है, तो मैं लिख देता हूं। देखो केवल प्रभावी टक्कर करने वाले, केवल प्रभावी टक्कर करने वाले वे ही क्रियाकारक अणु, वे ही क्रियाकारक अणु उत्पाद में परिवर्तित हो पाते हैं, उत्पाद में परिवर्तित हो पाते हैं, उत्पाद में परिवर्तित हो पाते हैं जिनके पास देहली ऊर्जा के बराबर, जिनके पास देहली ऊर्जा, देहली ऊर्जा मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो बेटा केवल वही टकराने वाले क्रियाकारक अणु उत्पाद में रूपांतरित हो पाते हैं जिनमें देहलीज ऊर्जा या इससे अधिक ऊर्जा होती है, जिनके पास देहली ऊर्जा के बराबर अथवा इससे अधिक ऊर्जा होती है, इससे अधिक ऊर्जा होती है। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा तुम्हें कि किसी अभिक्रिया में क्रियाकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए इस देहलीज ऊर्जा के बराबर अथवा इससे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ओके बेटा, यही ऊर्जा अवरोधक होती है। ऊर्जा अवरोध का मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है बेटा, देहली ऊर्जा ही होती है। तो देहली ऊर्जा क्या है, क्रियाकारक अणु एवं उत्पाद के अणुओं के मध्य एक पर्वत है, इस पर्वत को क्रियाकारक अणुओं को पार करना आवश्यक होता है, तभी क्रियाकारक अणु उत्पाद में परिवर्तित हो पाते हैं। ओके, तो देहलीज ऊर्जा क्या होती है, यह एक ऊर्जा अवरोधक है जिसे पार किए बिना अभिकारक अणु उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो सकते। ओके, तो बेटा देहली ऊर्जा एक ऊर्जा अवरोधक होती है, एक ऊर्जा अवरोधक होती है जिसे पार किए बिना, जिसे पार किए बिना क्रियाकारक अणु उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो सकते, जिसे पार किए बिना क्रियाकारक अणु उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो सकते। ओके, तो बेटा देहली ऊर्जा एक ऊर्जा अवरोधक होती है जिसे पार किए बिना क्रियाकारक अणु उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो सकते। देखो
अब अपन देहली ऊर्जा की सेपरेट डेफिनेशन लिख लेते हैं बेटा, कभी कभी इसे बोर्ड में पूछ लिया जाता है। देहली ऊर्जा क्या होती है? वह न्यूनतम कुल ऊर्जा जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए आवश्यक होती है, उसे ही अपन देहली ऊर्जा कहते हैं। ओके, तो किसी अभिक्रिया के लिए आवश्यक न्यूनतम कुल ऊर्जा को ही उस अभिक्रिया की देहलीज ऊर्जा कहा जाता है। देहली ऊर्जा, इसको अंग्रेजी में कहते हैं बेटा थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी, देहलीज ऊर्जा। तो इसको याद करना है तुम्हें। देहलीज ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा अवरोधक होता है बेटा, है ना। तो देखो, किसी अभिक्रिया के लिए आवश्यक न्यूनतम कुल ऊर्जा, किसी अभिक्रिया के लिए, किसी अभिक्रिया के लिए आवश्यक न्यूनतम कुल ऊर्जा को ही किसी अभिक्रिया के लिए आवश्यक न्यूनतम कुल ऊर्जा को ही देहली ऊर्जा कहा जाता है। देहली ऊर्जा कहा जाता है। ओके बेटा, किसी अभिक्रिया के लिए आवश्यक न्यूनतम कुल ऊर्जा को ही देहली ऊर्जा या थ्रेशोल्ड एनर्जी कहा जाता है। ये एक बेटा ऊर्जा अवरोधक होता है, अर्थात इसे पार किए बिना क्रियाकारक अणु उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो सकते। ओके, तो देखो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है बेटा? ये होती है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्लस एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर। तो मैं लिख देता हूं यहां पर देहली ऊर्जा थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ reactant molecules plus activation energy, अर्थात देहली ऊर्जा किसके बराबर होती है बेटा? क्रियाकारक अणुओं की प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा प्लस सक्रियण ऊर्जा के बराबर होता है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, तो तुम्हें परिभाषा लिखनी है और ये याद करना है। देहली ऊर्जा क्या होती है? क्रियाकारक अणुओं की प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा। मैं इसको हिंदी में भी लिख देता हूं बेटा, देखो अर्थात देहली ऊर्जा T बराबर कितना होता है? अभिकारक या क्रियाकारक एक ही बात है बेटा। अभिकारक अणुओं की प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा, अभिकारक अणुओं की प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा प्लस सक्रियण ऊर्जा, ये होती है अपनी थ्रेशोल्ड एनर्जी। ओके, जिसको अपन बेटा क्या बोलते हैं? देहली ऊर्जा।
ओके, तो लिख दोगे, परिभाषा दे दोगे। ओके, ठीक है सर। तो इस सिद्धांत का बेटा एक पॉइंट तो हो गया अपने ऊर्जा अवरोध। ओके, अब दूसरा जो पॉइंट आता है इस सिद्धांत का, वो पॉइंट आता है बेटा अभिविन्यास अवरोधक या ओरिएंटेशन बैरियर। इस सिद्धांत का जो दूसरा सेकंड मुख्य फैक्टर है वो क्या है? अभिविन्यास अवरोधक। तो सेकंड फैक्टर ये अपना अभिविन्यास अवरोधक। अभिविन्यास अवरोधक ओरिएंटेशन बैरियर। ओरिएंटेशन बैरियर, अभिविन्यास अवरोधक। ठीक है, देखो बेटा अभिविन्यास अवरोधक क्या होता है? देखो, यदि क्रियाकारक अणु उचित प्रकार से अभिविन्यासित हो जाते हैं, मतलब व्यवस्थित हो जाते हैं, और अभिविन्यासित क्रियाकारकों के अणुओं के मध्य जब प्रभावी टक्कर होती है तो ऐसी टक्कर ही क्रियाकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित करने में सक्षम होती है, और इस प्रकार की टक्कर को क्या कहते हैं? अपन प्रभावी टक्कर कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल द्वारा तुम्हें बता देता हूं। देखो, मान लो एक रोड पर आमने सामने से कोई बस आ रही है। अब बसों में सिरे से टक्कर हो जाती है, हेड टू हेड। ओके बेटा, अगर दो बसों में सिरे से टक्कर होती है तो ऐसी टक्कर क्या होती है? प्रभावी टक्कर होती है ना। और ऐसी टक्कर को क्या कहेंगे अपन? अभिविन्यासित टक्कर। ठीक है, एकदम ओरिएंटेशन कोलिशंस होता है। अब मान लो एक बस इधर से आती है और दूसरी बस उसके साइड से टक्कर देती हुई निकल जाती है, तो ऐसी टक्कर अप्रभावी टक्कर कहलाती है। ओके, तो जब क्रियाकारक अणु आपस में अच्छी तरह व्यवस्थित होकर बेटा, अभिविन्यासित होकर जब प्रभावी टक्कर करते हैं तो ऐसी टक्कर के फलस्वरूप क्रियाकारक अणु उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं और इन्हें प्रभावी टक्कर कहा जाता है। ओके, किंतु जब क्रियाकारक अणु उचित तरीके से अभिविन्यासित नहीं हो पाते हैं तो उनके मध्य प्रभावी टक्कर नहीं हो पाती है और बेटा क्रियाकारक अणु उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो पाते हैं। इस प्रकार की टक्कर को अपन अप्रभावी टक्कर कहते हैं। तो देखो, जो सेकंड फैक्टर है अभिविन्यास अवरोधक, ये बेटा क्रियाकारकों की सही दिशा में अभिविन्यासित टक्कर का परिणाम होता है। क्रियाकारक स्पीशीज, क्रियाकारक स्पीशीज परस्पर सही दिशा में अभिविन्यासित होकर परस्पर सही दिशा में अभिविन्यासित होकर टक्कर करते हैं तो बेटा अभिविन्यासित होकर टक्कर करते हैं तो उनमें उपस्थित पुराने बंध टूटकर नए बंधों का निर्माण होता है। पुराने बंध टूटकर नए बंधों का निर्माण होता है
ओके, अर्थात अपन क्या कह सकते हैं बेटा, परस्पर आमने सामने वाली टक्कर ही प्रभावी टक्करें होती, अर्थात क्या कह सकते हैं अपन, सही दिशा में, सही दिशा में, अर्थात आमने सामने होने वाली टक्कर ही प्रभावी टक्कर कहलाती है। सही दिशा में अर्थात आमने सामने होने वाली टक्कर ही प्रभावी टक्कर कहलाती है। प्रभावी टक्कर कहलाती है। ओके, ये था बेटा अपना अभिविन्यास अवरोधक। ओके, जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, एग्जांपल लेते हैं अपन इसका, जैसे NO2 प्लस NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है बेटा, जब ये आपस में अभिक्रिया करते हैं तो N2O4 का फॉर्मेशन होता है। ओके, अब देखो जब इन दोनों अणुओं में प्रभावी टक्कर होती है, प्रभावी टक्कर कब होगी, जब इन दोनों अणुओं में आमने सामने से, अर्थात इनके अणु परस्पर उचित तरीके से अभिविन्यासित होकर आमने सामने से टक्कर करते हैं बेटा, तो प्रभावी टक्कर के फलस्वरूप N2O4 का निर्माण हो पाता है। ओके, लेकिन यदि इन दोनों अणुओं के बीच में उचित अभिविन्यास नहीं पाया जाता है, अर्थात अणुओं के मध्य आमने सामने से टक्कर नहीं हो पाती है, तो ये N2O4 का फॉर्मेशन या निर्माण नहीं कर पाते हैं, और ऐसे टक्कर को अपन क्या कहते हैं, अप्रभावी टक्कर कहते हैं। ओके, देखो बेटा आज के लेक्चर में अपन इतना ही कर पाएंगे, अब ये थोड़ा बड़ा है, इसको अपन कल समझेंगे, ओरिएंटेशन फैक्टर अर्थात अभिविन्यासक अवरोधक को। अब इसके पश्चात अपना आज का जो होमवर्क है बेटा, होमवर्क को देख लीजिए। देखो होमवर्क है बेटा, आज का क्वेश्चन नंबर 1 लिख देता हूं मैं। ये न्यूमेरिकल है अपना फर्स्ट, क्या है, कार्बन 14 एक रेडियो एक्टिव तत्व है, कार्बन 14 एक रेडियो एक्टिव तत्व है। रेडियो एक्टिव जानते हो, रेडियोधर्मी, जिनसे अनवरत विकिरण उत्सर्जित होते रहते हैं। ओके, तो कार्बन 14 एक रेडियो एक्टिव तत्व है जिसका अर्ध आयु काल 57-30 वर्ष है, जिसका अर्ध आयु काल 57-30 वर्ष है। ओके, पुरातत्व के एक नमूने की लकड़ी में, पुरातत्व बोलते हैं बेटा आर्कियोलॉजिकल सर्वे, पुरातत्व। ओके, पुरातत्व के एक नमूने की लकड़ी में एक नमूने की लकड़ी में कार्बन 14 की मात्रा 80% पाई जाती है, कार्बन 14 की मात्रा 80% पाई जाती है, 80% पाई जाती है। तो नमूने की आयु ज्ञात कीजिए, पाई जाती है तो नमूने की आयु ज्ञात
कीजिए। ये क्वेश्चन तो ये है बेटा अपना, देखो ये क्वेश्चन करना है तुम्हें प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं, ये इस तरह का न्यूमेरिकल बेटा अपन पहले कर चुके हैं, तो इसमें कोई तुम्हें परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहली ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। देहली ऊर्जा, थ्रेशोल्ड एनर्जी, देहली ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। देहली ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। एक्सप्लेन और डिफाइन थ्रेशोल्ड एनर्जी। ओके, तो बेटा आज के दो क्वेश्चन हैं। इस तरह के क्वेश्चन बार बार बोर्ड में पूछे जाते हैं, इनको अच्छी तरह याद करना है तुम्हें, ठीक है ना। तो अपन पढ़ रहे थे बेटा सिद्धांत टक्कर का, जो गैसों का अणुगति सिद्धांत के समान ही है, ठीक है ना। तो इसके अंदर अपन सेकंड फैक्टर पढ़ रहे थे, अभिविन्यास अवरोधक, ठीक है। तो इसका डायग्राम अपन कल बनाएंगे। देखो अणुओं को अभिविन्यासित करना है, जो अणु अभिविन्यासित होंगे उनके अंदर प्रभावी टक्कर होगी, और प्रभावी टक्कर होगी तो उत्पाद बन जाएगा। और जब अणु अभिविन्यासित नहीं होंगे तो बेटा प्रभावी टक्कर नहीं हो पाएगी, जिससे उत्पाद नहीं बन पाएंगे। ओके, तो अपन इसको कल पढ़ पाएंगे बेटा। आज के लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।